नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक हम मालगुडी डेज़ की 12 शॉर्ट स्टोरीज देख चुके हैं। आज हम मालगुडी डेज़ की जो 13वीं शॉर्ट स्टोरी है, जिसका नाम है 45 अ मंथ, यानी कि 45 रुपये महीना, तो ये देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली 12 शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो आप जा कर के ज़रूर मालगुडी डेज़ की वो 12 शॉर्ट स्टोरीज देखें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13वीं शॉर्ट स्टोरी 45 अ मंथ। तो बिना देरी किए चलते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन पूरा। तो शांता कक्षा में अधिक ठहर नहीं पा रही थी, यानी कि शांता नाम की लड़की थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी कक्षा में बैठी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी। उसने मिट्टी के खिलौने, संगीत, ड्रिल, अक्षर और संख्याओं के सारे काम पूरे कर लिए थे और अब वो रंगीन कागज काट रही थी। यह उसे तब तक करना था कि जब तक स्कूल की घंटी न बज जाए या फिर टीचर ये न कह दे कि अब तुम लोग घर जा सकते हो, या फिर ये कैंचियाँ रख दो और अक्षरों का अभ्यास करो। शांता समय क्या हुआ है यह जानने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। उसने बगल में बैठी सहेली से पूछा, 5 बज गए क्या? तो उसकी सहेली ने जवाब दिया कि शायद। फिर शांता कहती है, या 6 बजे हैं? फिर सहेली बोली, यह तो नहीं लगता, क्योंकि 6 बजे तो रात हो जाती है। तो फिर शांता कहती है, तो क्या 5 बजे हैं? तो उसकी सहेली कहती है कि हाँ। फिर शांता कहती है, तो मुझे जाना चाहिए, पिताजी घर पर आ गए होंगे, उन्होंने कहा है 5 बजे तैयार रहना, शाम को हम सिनेमा देखने जाएंगे, अब मुझे चलना चाहिए। उसने कैंची रख दी और टीचर से बोली, मैडम मुझे घर जाना है। तो मैडम ने पूछा, क्यों शांता? फिर शांता ने कहा, क्योंकि 5 बज गए हैं। तो मैडम कहती है कि किसने कहा कि 5 बज गए हैं? फिर शांता कहती है कि कमला ने। फिर मैडम कहती है, अभी 5 नहीं बजे हैं। फिर उसने कहा कि अच्छा, सामने घड़ी को देखकर बताओ कि कितने बजे हैं। उस दिन मैंने तुम्हें घड़ी देखना सिखाया था ना। शांता ने हॉल में लगी घड़ी को ध्यान से देखा, उस पर लिखे अंक धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और कहा, 9 बजे हैं। टीचर ने दूसरी लड़की को बुलाया और पूछा, कौन बताएगा कि घड़ी में क्या बजा है? कईयों ने शांता की तरह यही कहा कि 9 बजे हैं। इस पर टीचर ने कहा, तुम सिर्फ घड़ी की बड़ी सुई देख रही हो, छोटी को भी देखो, वहाँ क्या है? फिर कहते हैं बच्चे की 2:30 पर है। फिर मैडम पूछती है, तो क्या समय हुआ है? तो बच्चे बोलते हैं सभी कि 2:30। फिर मैडम कहती है कि नहीं, 2:45 समझे? अब सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। 10 मिनट बाद शांता फिर टीचर के पास आकर बोली, मैडम क्या 5 बज गए हैं? मुझे 5 बजे तैयार रहना है, नहीं तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे, उन्होंने कहा है घर पर जल्दी आना। फिर मैडम ने पूछा कि किस वक्त? तो शांता कहती है कि अभी। टीचर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शांता ने अपनी किताबें उठाई और खुश होकर क्लास से बाहर चली गई। घर पहुंच के किताबें ज़मीन पर फेंकी और चिल्लाई, माँ। माँ पड़ोस के घर से दौड़कर आई, जहाँ वह गप्पे मारने चली गई थी। माँ ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो शांता ने पूछा कि पिताजी लौट आए। फिर वह कुछ खाना पीने को तैयार न हुई और पहले कपड़े बदलने की जिद करने लगी। माँ ने ट्रंक खोलकर कपड़े निकाल ले तो शांता ने बहुत महीन कपड़े की फ़्रॉक पसंद की, यानी बहुत पतले कपड़े की फ़्रॉक पसंद की, जबकि माँ उसे लंबी स्कर्ट और मोटा कोट पहनाना चाहती थी। फिर शांता ने अपने डिब्बे में से, जिसमें वह रबड़, पेंसिल आदि रखती थी, एक बहुत चमकीला रिबन निकाला। इस पर माँ बेटी की गर्मा गर्म बहस हो गई उस रिबन पर कि यह रिबन इस ड्रेस पर अच्छा नहीं लगता या नहीं। दोनों में बात हो गई कि मतलब बहस हो गई कि यह रिबन इस ड्रेस पर अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन अंत में माँ को बेटी की बात माननी पड़ी। शांता ने अपनी पसंद की गुलाबी फ्रॉक पहनी, देर तक बाल काटे और मिगटेल चूड़ियों में हरे रंग की रिबन लगाकर खड़ी हुई, यानी कि हरे रंग की रिबन लगाई उसने। फिर चेहरे पर पाउडर लगाया और माथे पर लाल बिंदी चिपकाई। फिर बोली, पिताजी कहेंगे कितनी अच्छी लड़की है कि वक्त पर तैयार हो गई है। फिर वो कहती है कि तुम भी चलोगी ना माँ? फिर उसकी माँ कहती है कि आज नहीं। शांता घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। माँ ने कहा, पिताजी तो 5 बजे के बाद ही आए हैं, अभी तो 4 ही बजे हैं, धूप में खड़ी मत हो। सूरज घर के पीछे छिपने लगा था और शांता जानती थी कि अब अंधेरा हो जाएगा। शांता माँ के पास जाकर पूछने लगी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? फिर उसकी माँ कहती है कि मुझे क्या पता, शायद ऑफिस में काम आ गया होगा।
शांता ने चेहरा बनाया थोड़ा ऐसा ही। मुझे ऑफिस की फिर कहती है कि मुझे ऑफिस के लोग पसंद नहीं हैं, वे अच्छे नहीं होते। फिर वह दरवाजे पर चली गई और इंतजार करने लगी। माँ भीतर से चिल्लाई, शांता घर में रहो, अंधेरा होने लगा है, वहाँ मत खड़ी हो। लेकिन शांता घर के भीतर नहीं आई, गेट पर ही खड़ी रही। तभी उसे एक विचार आया, वह ऑफिस ही पहुँच जाए और पिताजी को लेकर सिनेमा देखने चली जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऑफिस कहाँ पर है। वह रोज़ देखती थी कि पिताजी सड़क पर आगे की गली से मुड़ जाते थे। वहाँ पहुंचकर शायद ऑफिस अपने आप आ जाता होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि माँ तो नहीं खड़ी है और फिर वो सड़क पर चली गई। झुटमुटा हो रहा था, यानी कि मतलब कि शाम पड़ गई थी। हर चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे कि सूरज जब डूबने लगता है, शाम होने लग जाती है, तो उसकी अपनी परछाई लंबी हो जाती है, क्योंकि सूरज भी अपने बिल्कुल बराबर पे आ जाता है नीचे। तो अपनी परछाई काफ़ी लंबी दिखाई देती है। और जब दिन के 12-1 बजे होते हैं तो अपनी परछाई गायब हो जाती है, मतलब बिल्कुल नहीं दिखती है। तो सब चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। घरों की दीवारें बहुत ऊंची लग रही थी। अगल बगल चलती साइकिलें और गाड़ियां एक दूसरे पर गिरती लग रही थी, मतलब उनकी परछाइयाँ एक दूसरे से टकरा रही थी। वह सड़क के किनारे किनारे चलती रही, रोशनियां जलने लगी और लोगों की छायाएं दिखाई देने लगी। शांता दो मोड़ मुड़ चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ जाना है, मतलब कि कहाँ पर ऑफिस है। वह सड़क के किनारे बैठकर नाखून दांत से काटने लगी। सोच रही थी घर कैसे पहुंचेगी। तभी पड़ोस के घर का नौकर सामने से आता दिखाई दिया। वह हिम्मत करके उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर शांता ने जवाब दिया, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई, अब मुझे घर ले चलो। इस तरह वह नौकर के साथ घर पर आ गई। आज सवेरे शांता के पिता वेंकट राव दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब ये पुरानी बात बता रहा है यहाँ पर पोइट, मतलब कि राइटर। याद रखना है कि शांता के पिता का नाम क्या था, वेंकट राव। जाने की तैयारी कर रहे थे कि सिनेमा का विज्ञापन करने वाली एक गाड़ी सामने से निकली। शांता सड़क पर दौड़ गई और एक पर्चा ले आई। उसे पिताजी को देकर कहने लगी, आज मुझे ये पिक्चर दिखाने ले चलो। सवाल सुनकर वह चुप हो गए। उनका यह बच्चा जिंदगी में खेल कूद और खुशियों से कितना महरूम है। आज तक भी शांता को 2 ही दफ़ा पिक्चर दिखाने ले गए थे, यानी कि उन्होंने अभी तक केवल शांता को 2 बार ही पिक्चर दिखाई थी। पड़ोसी घरों के बच्चे जहाँ गुड्डे गुड्डियों और खिलौने से खेलते रहते थे और हमेशा घूमते फिरते थे, उनकी बच्ची इस घर में बिल्कुल अकेली खेल कूद के बिना पल रही थी। उन्हें अपने दफ्तर पर गुस्सा आने लगा। 40 रुपये महीने में जैसे उन्होंने उसे खरीद ही लिया था। वे अपनी पत्नी और बच्चे की ज़िंदगी के लिए अपने काम को कोसने लगे। लेकिन पत्नी तो बड़ी थी और पड़ोस की औरतों के साथ गपशप कर सकती थी, लेकिन यह बेचारी लड़की क्या करती? उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल खाली और हंसी खेल से वंचित थी। उसे रोज़ दफ्तर में 7 और कभी कभी 8 बजे तक काम करना पड़ता था उसके पिता को। और जब वह घर आते तो बच्ची सो चुकी होती थी। अक्सर रविवार को भी उन्हें दफ्तर बुला लेते थे। क्यों यह सोचते थे कि उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। उसे कभी इतना भी समय नहीं मिलता था कि बच्ची को पार्क में घुमाने या सिनेमा दिखाने ले जाए। अब वह दफ्तर वालों को दिखा देगा कि यह उनका खिलौना नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो वह मैनेजर से भी लड़ पड़ेगा। यह निश्चय करके वह बोला, आज शाम को तुम्हें लेकर सिनेमा देखने चलेंगे, 5 बजे तैयार रहना। यानी कि जब शांता स्कूल जाने के पहले सुबह ही अपने पिता से बात करती तो कहते कि शाम को 5 बजे सिनेमा देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। फिर शांता कहती है कि सचमुच माँ, आज पिताजी शाम को सिनेमा देखने ले जाएंगे। माँ किचन से बाहर आई और हंसकर पति से कहने लगी, बच्चे से झूठे वादे मत किया करो। वेंकट राव ने आंखें घूर कर उसे देखा और कहा, बकवास मत करो, तुम्हारा ख्याल है तुम ही अपने वादे पूरे करती हो। फिर शांता ने कहा, 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। मतलब शांता से बोला उन्होंने कि 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। अगर तैयार न मिली तो मैं गुस्सा करूँगा। निश्चय करके वह दफ्तर चले गए थे। दिन भर काम करने के बाद 5 बजे उठ जाएंगे। अगर ये लोग पहले जैसी हरकतें करेंगे तो वह सीधे बॉस के पास चले जाएंगे और कहेंगे, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मेरे लिए आपके इन कागज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बच्ची की खुशी है। दिन भर उनकी मेज पर कागज़ों के ढेर आते जाते रहे। उनके पिता के वह उन्हें पढ़ता, दस्तखत करता और त्रुटियां निकालता उसके पिता। फिर
उसके किए संशोधनों में कमियां निकाली जाती, डांट पड़ती, अपमान किया जाता। दोपहर बाद उसे कॉफ़ी पीने को सिर्फ 5 मिनट का समय मिला। जब दफ्तर की घड़ी ने 5 बजाए और कर्मचारी घर जाने लगे, वह मैनेजर के पास जाकर बोले, सर मैं घर जाऊं? मैनेजर ने सिर उठाया और बोला, तुम अकाउंट और कैश डिपार्टमेंट 5 बजे बंद हो जाए, ये कैसे संभव है? तुम कैसे जा सकते हो? फिर वो कहते हैं कि सर मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये कहते हुए वह मन ही मन इस्तीफे के लिए दिए जाने वाले शब्दों को दोहराने लगा। यह मेरा इस्तीफा है सर। मन की आंखों से उसने देखा कि शांता तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है। अपने मन ही मन सोच रहे हैं वो 5 बजे ऑफिस में। दफ्तर के काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है। जाकर अपनी सीट पर बैठो और काम करो। जानते हो मैं कितने घंटे काम करता हूँ? ये सब मैनेजर ने कहा। मैनेजर फिर कहने लगा कि दफ्तर खुलने से 3 घंटे पहले आता हूँ और दफ्तर बंद होने के 3 घंटे बाद जाता हूँ। कल वो जो वहाँ ऑफिस के क्लर्क लोग थे, क्लर्क लोग आपस में उसके लिए कहते, इसकी बीवी इसे घर पर जूते लगाती होगी, इसलिए इस बूढ़े उल्लू को दफ्तर ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैनेजर ने पूछा कि तुमने 10-8 अंतर की संख्या का सोर्स पता लगाया है? मतलब कि वेंकट राव को मैनेजर ने काम दिया होगा 10-8 अंतर की संख्या का सोर्स का पता लगाना, उनका वर्क होगा कुछ। फिर वेंकट राव कहते हैं कि इसके लिए मुझे 200 वाउचर चेक करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि यह काम कल कर लिया जाए। फिर जो मैनेजर ने सख्ती से कहा, हरगिज़ नहीं, अभी यह काम करके लाओ। फिर वेंकट राव ने कहा कि यस सर, और वेंकट राव धीरे से अपनी सीट पर जा बैठे। घड़ी ने साढ़े 5 बजा दिए। इतने सारे वाउचर देखने में पूरे 2 घंटे लगने थे। दफ्तर के सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ वह और उसके डिपार्टमेंट का एक क्लर्क वहाँ पर काम कर रहा था और मैनेजर साहब थे। फिर वो वेंकट राव क्रोध में था। उसने निश्चय कर लिया वह गुलाम नहीं है कि 40 रुपये पर दिन रात खड़ता रहे, मतलब कि दिन रात काम करता रहे। इतना रुपया तो वो आसानी से कमा सकता था, और न भी कमा सके तो भी भूखे मर जाना इससे ज़्यादा अच्छा होता। फिर वेंकट राव ने एक कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया, यह मेरा इस्तीफ़ा है। अगर आप लोग सोचते हैं कि 40 रुपये में आपने मेरा शरीर और आत्मा सब खरीद लिए हैं तो आप गलती पर हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरे परिवार के लिए इन 40 रुपयों पर आप सालों साल से मुझसे रात दिन गुलामी करा रहे हैं। इससे तो भूखे रहकर मर जाना कहीं अच्छा है। आप तो मुझे इंक्रीमेंट भी देना नहीं चाहते, यानी कि प्रमोशन भी देना नहीं चाहते। आप लोग खुद की तो बड़े बड़े इंक्रीमेंट हर साल देते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों का भी ख्याल करते हैं? ये सब वो लेटर में लिख रहे हैं। ख्याल करते हैं। जो हो, अब मुझे आपकी नौकरी में रुचि नहीं है और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे रहकर मर गए तो हमारे भूत आप लोगों पर ज़िंदगी भर मंडराते रहेंगे। ये उन्होंने इस्तीफ़ा लिख दिया। इस्तीफ़ा लिखकर उन्होंने कागज़ मोड़ा, लिफाफे में रखा, गोंद से चिपकाया और ऊपर मैनेजर का नाम लिख दिया। फिर सीट से उठे और मैनेजर के सामने जाकर खड़े हो गए। मैनेजर ने लिफाफा उनके हाथ से लिया और सामने पेड़ पर रख लिया। वेंकट राव, वह बोला, वेंकट राव मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार दे रहा हूँ। मतलब वो जो मैनेजर था उसने ना तो उनका ये इस्तीफ़ा पढ़ा था, बस उसने लेकर वहाँ पर रख लिया था। और उसके बाद वो वेंकट राव से कहता है कि वेंकट राव मैंने तुम्हें एक खुशी का समाचार दे रहा हूँ। हमारे मालिकों ने आज इंक्रीमेंट के बारे में बात की और मैंने तुम्हारे लिए 5 रुपये इंक्रीमेंट की सिफारिश की है। अभी ऑर्डर नहीं निकला है, इसलिए तुम यह बात अपने तक ही रखना। ये सुनते ही वेंकट राव हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर रखा और लिफाफा उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। यानी कि वो लिफाफा उन्होंने वापस ले लिया। 5 रुपये इंक्रीमेंट, यानी कि 40 रुपये से ले रही थी। अब जिस आदमी की 40 रुपये से ले रही हो उसके 5 रुपये इंक्रीमेंट बहुत होता है। तो फिर मैनेजर पूछता है कि क्या है इस खत में? तो वेंकट राव ने कहा, सर मैंने कैजुअली लीव के लिए अर्जी ली थी, लेकिन अब नहीं। मतलब मुझे लीव चाहिए थी, छुट्टी चाहिए थी, उसके लिए मैंने अर्जी लिखी थी, लेकिन अब नहीं चाहिए। फिर मैनेजर कहता है कि तुम्हें अगले 15 दिन तक कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती। फिर वेंकट राव कहते हैं कि जी सर मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अर्जी वापस ले रहा हूँ सर। वो ऐसा करते हैं वापस, क्योंकि उनको प्रमोशन मिल गया था, तो उन्होंने फिर इस्तीफे की बात त्याग दी। फिर मैनेजर कहता है कि ठीक है, अच्छा वो गलती पकड़ में आई, मतलब जो काम कर रहे थे उसकी की गलती पकड़ में आई। तो वेंकट राव कहते हैं कि मैं ध्यान से वाउचर देख रहा हूँ, घंटे भर में गलती पकड़ लूँगा। फिर वो इन सब के बाद 9 बजे घर पहुँचे और शांता सो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा कि
उसने अपनी फ़्रॉक भी नहीं बदली, कहती रही पता नहीं तुम कब आ जाओ और सिनेमा देखने चलें। खाना भी नहीं खाया और लेटी भी नहीं कि कहीं फ़्रॉक गुड़ी मुड़ी न हो जाए। बच्ची को गुलाबी फ़्रॉक पहने, बाल काटे, पाउडर लगाए सोते देख वेंकटराव का मन विचलित हो उठा। मैं इसे रात के शो में क्यों न ले जाऊं? यह सोचकर उसने उसे छू कर कहा, शांता शांता। शांता ने पैर हिलाए और परेशानी से इधर उधर होकर फिर सो गई। माँ ने फुसफुसाकर कहा, जगाओ मत, और थपथपाकर फिर से सुला दिया। वेंकटराव बच्ची को एक क्षण देखता रहा, फिर बोला, पता नहीं अब इसे रात का शो भी दिखाने ले जा पाऊंगा या नहीं। मुझे इंक्रीमेंट दिया गया है। और इसी के साथ ये शो मतलब कि ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यानी कि पहले तो वो अपनी बच्ची को ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, और कहा कि 15 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सोचते हैं कि अब कभी पता नहीं कि कभी ले जा पाऊँगा या नहीं। तो इसी के साथ मालगुडी डेज़ की जो 13वीं शॉर्ट स्टोरी है वो भी आज हमने पूरी कर ली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले वाली अगर आपने अभी तक शॉर्ट स्टोरी नहीं देखी है तो उनको भी देखें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड से रिलेटेड वीडियो आती रहे। थैंक यू।